रूस यूक्रेन युद्ध अब हर नए दिन के साथ थर्ड वर्ल्ड वॉर की शक्ल लेता जा रहा है, क्योंकि अब तक इस जंग में पुतिन का बारूदी ट्रेलर देखने को मिल रहा था। अब तक इस जंग में पश्चिम के हथियार देखने को मिल रहे थे, मगर अब इस युद्ध में कई सारे मुल्कों के एक साथ उतरने की खबरें सामने आ रही हैं। इतना ही नहीं, अगले चंद महीनों में ऐसा बारूदी गदर उठने की आशंका जताई जा रही है जिसकी आंच कई मुल्कों का वजूद मिटा देगी। तो क्या विश्व विनाश का न्यूक्लियर चक्र सब कुछ तबाह कर देगा? देखिए इस रिपोर्ट में। दिनों के बाद धरती का कोना कोना भीषण बारूदी कोहराम से थर्रा जाएगा। 60 दिनों बाद ऐसा एटमी जलजला आएगा जिसके चलते कई मुल्कों का वजूद दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा, क्योंकि 60 दिनों बाद धरती के महाविनाशक का वक्त मुकर्रर हो चुका है। 60 दिनों बाद कुछ ऐसा होने जा रहा है जो बीते 7 दशकों में भी नहीं हुआ, और वो है सुपर पावर अमेरिका समेत नेटो के 22 देशों की महा ड्रिल, वो भी जमीन से लेकर आसमान तक। रूस और बेलारूस के आक्रामक तेवरों पर लगाम लगाने के लिए, नेटो देशों पर बढ़ते खतरे को कम करने के लिए नेटो के सुपर लीडर अमेरिका ने बड़ा ऐलान किया है, और वो है एयर डिफेंडर 2023 का आगाज। रूस यूक्रेन जंग के बीच नेटो बड़ी वॉर ड्रिल करेगा, जिसमें 10,000 से ज्यादा नेटो के सैनिक हिस्सा लेंगे। यूएस नेशनल गार्ड की तरफ से महा ड्रिल का ऐलान किया गया। अमेरिका समेत नेटो के 22 देश मेगा ड्रिल में शामिल होंगे। भले ही आपको यकीन ना हो, मगर फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के साथ ही उत्तर अटलांटिक संधि संगठन पूरे एक्शन में है, खास तौर पर महाशक्ति अमेरिका। और वो भी क्यों, अगर रूस बेलारूस पर एक साथ अटैक करना है तो नेटो को ईस्टर्न फ्रंट को मजबूत करना होगा, वहीं से अटैक की तैयारी करनी होगी। लिहाजा इस बार नेटो के 22 देश अपने आसमानी जंगबाजों के साथ एयर वॉर जोन में उतरेंगे। आखिर कैसे, ये आपको मेगा ड्रिल से जुड़ी जो अपडेट सामने आई है उसके मुताबिक बताते हैं। तारीख 12 से 23 जून, फोर्स शामिल 10,000, लोकेशन नेटो ईस्टर्न फ्रंटियर, हिस्सेदार देश अमेरिका समेत 22, एयरक्राफ्ट 23 कैटेगरी के, फाइटर प्लेन 220, फोकस रूस की सीमा से लगा इलाका, सबसे खास अब तक की सबसे बड़ी एयर ड्रिल, टारगेट एयर पावर को परखना, मंसूबा विनाशकों का शक्ति प्रदर्शन। वैसे तो एयर डिफेंडर 2023 का मकसद ईस्टर्न फ्रंट से रूस और बेलारूस पर धावा बोलने का है, मगर नेटो की इस गेम चेंजर ड्रिल में जिस तरह अमेरिका दिलचस्पी ले रहा है, वो रूस और बेलारूस के लिए किसी महा खतरे से कम नहीं है। क्योंकि भले ही एयर डिफेंडर 2023 में नेटो के 22 देश शामिल हों, लेकिन सबसे ज्यादा फाइटर जेट
अटैक ड्रोन और आसमानी जंगबाज अगर किसी मुल्क के होंगे तो वो अमेरिका के ही होंगे। एयर डिफेंडर 2023 के जरिए प्रेसिडेंट बाइडेन अपने आसमानी योद्धाओं की नुमाइश करेंगे। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। अमेरिकी एयरफोर्स का A-10C अटैक प्लेन, F-15C, F-16 और F-35A लड़ाकू विमान, MQ-9 रीपर सर्विलांस और अटैक ड्रोन, C-17 और C-130H कार्गो एयरक्राफ्ट, यूएस नेवी का F-A-18 सुपर हार्नेट फाइटर जेट। मतलब साफ है, इस मेगा ड्रिल के जरिए सुपर पावर अमेरिका महाबली रूस को यह क्लियर कट मैसेज देने जा रहा है कि अब न तो रूस की मनमानी और न ही बेलारूस की चेतावनी चलने वाली है। भले ही रूस और यूक्रेन की जंग में पुतिन के खेमे का पलड़ा भारी हो, मगर इस बार पलटवार महाशक्ति अमेरिका और उसके सहयोगी यानी नेटो करेगा, और वो भी बेहद विध्वंसक अंदाज में। जानते हैं महाशक्ति अमेरिका इस कदर क्यों एक्शन में आया है, क्यों नेटो 70 साल बाद ईस्टर्न फ्रंटियर पर सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास करने जा रहा है। तो इसकी वजह है रूस का नेक्स्ट वॉर अटैक प्लान, जिसमें बेलारूस के अलावा चीन और नॉर्थ कोरिया भी शामिल हो सकते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है जिनपिंग और किम जोंग से क्रेमलिन की बैकडोर टॉक जारी है। किसी भी वक्त चीन नॉर्थ कोरिया जंग में शामिल हो सकते हैं। बेलारूस की 43 साइट्स पर रूस ने एटमी वेपन तैनात किए हैं। फिनलैंड के उत्तर पश्चिम में रूसी डिफेंस सिस्टम ने मोर्चा संभाला है। जल्द ही फिनलैंड बॉर्डर के पास रूस बेलारूस युद्धाभ्यास करेंगे। इस खेमेबंदी ने अमेरिका और नेटो के होश फाख्ता कर रखे हैं, क्योंकि अगर रूस बेलारूस के साथ चीन और नॉर्थ कोरिया भी जंग में कूदे तो यकीनन डबल फ्रंट से अमेरिका की घेराबंदी हो सकती है। पहला ईस्टर्न यूरोप और दूसरा साउथ चाइना सी। भले ही पुतिन ने अमेरिका और नेटो के खिलाफ नेक्स्ट वॉर प्लान तैयार कर लिया हो, लेकिन रूस ये भूल चुका है कि इस बार उसका मुकाबला सीधे नेटो जैसे सैन्य संगठन से है, जिसकी अगुवाई महाशक्ति अमेरिका करता है। और पुतिन के घातक प्लान का जवाब देने के लिए सुपर पावर ने अपने सबसे बड़े विनाशक को वॉर जोन में उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जल्द ही अमेरिका अपने सबसे डेडली वेपन का भी टेस्ट कर सकता है। जानते हैं उसका नाम क्या है? मिनटमैन 3 मिसाइल। यूएस की मिनटमैन 3 मिसाइल एक लंबी दूरी तक मार करने वाली ICBM है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत है हिट एंड डिस्ट्रॉय, यानी हमला करो और तबाह कर दो। जहां एक तरफ अमेरिका आने वाले चंद दिनों में मिनटमैन 3 मिसाइल का टेस्ट करेगा, तो वहीं नेटो में दूसरे पायदान पर काबिज फ्रांस अपनी मिसाइल पावर दिखाएगा। दरअसल 14 अप्रैल से 7 मई के बीच फ्रांस SLBM का टेस्ट करेगा। इस मिसाइल को न्यूक्लियर सबमरीन के जरिए दागा जाएगा। अटलांटिक सागर में फ्रांस की SLBM टारगेट को तबाह करेगी। अमेरिका और फ्रांस की एटमी मिसाइल वाला टेस्ट, नेटो के 22 देशों की मेगा वॉर ड्रिल और रूस बेलारूस की एटमी हथियारों की तैनाती, चीन नॉर्थ कोरिया के जंग में उतरने की आशंका ये संकेत दे रही है कि जून में महाविश्व युद्ध हो सकता है। और ये आशंका वॉर एक्सपर्ट्स ही नहीं बल्कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप भी जता चुके हैं। मतलब साफ है, एक साथ कई मुल्कों का बारूदी कोहरा, विनाशक हथियारों की नुमाइश महा खतरे का संकेत है, क्योंकि मौजूदा हालात बता रहे हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की बिसात बिछ चुकी है। इंतजार है तो सिर्फ एक चिंगारी का।
चेरनीहिव में रशियन एयरफोर्स ने पुल को उड़ा दिया। KH-29 मिसाइल के हमले से पुल को ध्वस्त कर दिया गया। रूस ने Su-34 फाइटर जेट से दागी है मिसाइल। सुदोस्त नदी पर बना पुल चेरनीहिव को ब्रयांस्क से जोड़ता था। पुल नष्ट होने से यूक्रेनी ऑपरेशन को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन 1 बरस से अधिक से युद्ध की आग में जल रहा है। देश के ज्यादातर इलाके तबाह हो चुके हैं। लाखों लोग शरणार्थी बन चुके हैं। ऐसे में अब ज़ेलेंस्की का सब्र भी जवाब देने लगा है। रूस के सामने सरेंडर करने से युद्ध रुक सकता है, लेकिन ज़ेलेंस्की सरेंडर से पहले एक बड़ी कोशिश करना चाहते हैं। ये कोशिश रूस से जीत हासिल करने की होगी, रूस से बदला चुकाने की होगी, जंग का रुख पलटने की होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने आखिरी रण की प्लानिंग कर ली है। पश्चिमी देशों से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई भी शुरू हो चुकी है। ज़ेलेंस्की का प्लान कामयाब रहा तो रूस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। MiG-31 फाइटर जेट और F-16 की हवाई ताकत, सुपर पावर अमेरिका का अब्राम्स टैंक, चैलेंजर 2 का तूफानी हमला, जर्मनी का शक्तिशाली लेपर्ड टैंक, नासाम्स एयर डिफेंस का हवाई कवच और घातक आत्मघाती ड्रोन। 1 साल से भी अधिक समय बीत जाने के बाद रूस जीत के लिए बेकरार है। तो वहीं यूक्रेन रूस को करारा जवाब देना चाहता है। बारूद और हथियारों का इंतजाम हो चुका है। अब बारी ज़ेलेंस्की के इंतकाम की है। बहुत बड़ी प्लानिंग तैयार है, लेकिन प्रहार कब होगा, कहां से होगा, ये कोई नहीं जानता। ज़ेलेंस्की के पास अब खुद पर भरोसा करने की कई वजह हैं। पलटवार की तैयारी करने के लिए कई घातक हथियार और ताकतवर देशों का भरोसा है। यूक्रेन को ऐसे हथियार मिल रहे हैं जिससे जंग का रुख ही बदल जाए। ज़ेलेंस्की को पहली बार पोलैंड से फाइटर जेट मिलने जा रहा है। टैंकों का काफिला पहुंचने लगा है। मजबूत रक्षा कवच और डेप्लीटेड यूरेनियम वाले शेल से लैस चैलेंजर टैंक यूक्रेन की सेना को नई शक्ति दे चुके हैं। रूस यूक्रेन वॉर को लेकर कई लेटेस्ट अपडेट आए हैं। यूक्रेन के पलटवार का प्लान रेडी है। यूक्रेन 4 लाख सैनिकों के साथ हमला करेगा। 1 लाख शेल की सप्लाई EU से होने वाली है। 5 से ज्यादा मोर्चों से एक साथ प्रहार होगा। ज़ेलेंस्की क्रीमिया मिशन की शुरुआत करेंगे। हथियार तो पश्चिमी देशों से आ रहे हैं, लेकिन उन्हें चलाएगा कौन? यूक्रेन भी युद्ध के दौरान अपने हजारों सैनिक गंवा चुका है, लेकिन दावा है कि इस बार यूक्रेन ने पलटवार के लिए 4 लाख नए सैनिकों का इंतजाम किया है। वैगनर चीफ का दावा, 4 लाख सैनिकों का हमला। वैगनर चीफ ने दावा किया कि यूक्रेन की तैयारी को कम आंकना रूस के लिए बहुत बड़ी गलती होगी। वैगनर चीफ ने दावा किया कि यूक्रेन इस बार 4 लाख की विशाल सेना और पश्चिमी देशों के हथियारों की मदद से हमला करने वाला है। यूक्रेन में सैनिकों की नई भर्ती कब हुई, इसे लेकर एक भी रिपोर्ट नहीं आई है। दावा किया जा रहा है कि यह सब बेहद खुफिया तरीके से किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन अब बेहद सीक्रेट तरीके से ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहा है। ज़ेलेंस्की ने हर मिशन को सीक्रेट रखने के लिए सिर्फ 5 लोगों पर भरोसा किया है।
ज़ेलेंस्की की कोर टीम में कुछ मंत्री हैं तो कुछ सेना के कमांडर, लेकिन वो कौन हैं ये कोई नहीं जानता। रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन से खुफिया दस्तावेज लीक होने के बाद यूक्रेन ने अपनी प्लानिंग को बदल दिया है। ज़ेलेंस्की ने 5 लोगों की टीम बनाई है। 5 लोगों को ही पूरे मामले की जानकारी है। हमले की पूरी प्लानिंग 5 लोग ही जानते हैं। बाखमुत में नए सिरे से पलटवार की तैयारी है। ज़ेलेंस्की की टीम में सिर्फ 5 लोग ही क्यों हैं, इसकी वजह का भी अंदाजा होने लगा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की किसी एक मोर्चे पर नहीं, बल्कि 5 जगहों से रूस को चुनौती देने वाले हैं। प्लानिंग के मुताबिक यूक्रेन रूस की आर्मी को 5 अलग अलग जगहों पर युद्ध में उलझाएगा ताकि मेन टारगेट पर जीत हासिल करना आसान हो जाए। यूक्रेन का पहला टारगेट पूर्व में डोनेस्क होगा। ज़ेलेंस्की का दूसरा टारगेट दक्षिण में ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट हो सकता है। तटीय शहर ओडेशा से भी रशियन नेवी को युद्ध में उलझाने की कोशिश होगी। ज़ेलेंस्की का चौथा टारगेट सुमी होगा। इन 4 जगहों पर पलटवार के साथ ही 5वां और मेन टारगेट क्रीमिया हो सकता है। ज़ेलेंस्की को पश्चिमी देशों से मदद का पूरा भरोसा मिल चुका है। यूक्रेन जानता है कि एक भी पलटवार के बाद रूस मिसाइलों की बरसात कर सकता है, इसलिए एयर डिफेंस की सप्लाई भी शुरू हो गई है। ये तस्वीरें नासाम्स एयर डिफेंस की हैं। ये यूक्रेन के लिए कितना मददगार है, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। नासाम्स की नई खेप यूक्रेन को मिलने वाली है। यूरोपियन यूनियन से यूक्रेन को 10 लाख शेल की सप्लाई होगी। 2023 में यूक्रेन को सभी 10 लाख शेल की सप्लाई पूरी कर दी जाएगी। यूक्रेन को 155 mm के शेल्स की सप्लाई की जाएगी। यूरोपियन यूनियन के कुल 17 देश मिलकर यूक्रेन की जरूरत को पूरा करने वाले हैं। यूक्रेन को दी जाने वाली इस मदद से यूरोपियन यूनियन में सवाल भी उठ रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के देशों को शेल की सप्लाई के लिए यूरोप के बाहर से शेल खरीदना पड़ सकता है। फ्रांस चाहता है कि उसे ऑर्डर मिले, लेकिन ग्रीस और साइप्रस को लग रहा है कि ऑर्डर तुर्की की कंपनियों को मिल सकता है। यूक्रेन को अमेरिका की मदद से साउथ कोरिया से भी हथियार मिलने जा रहे हैं। यूक्रेन को काउंटर करने के लिए रूस में स्ट्राम जेड नाम से अलग यूनिट बनाई जा रही है। स्ट्राम जेड का पहला मकसद रूस में सैनिकों की कमी को दूर करना है। स्ट्राम जेड में रूस के कैदियों को भी शामिल किया गया है। वहीं डोनबास के कब्जे वाले इलाके की सेना को भी इसमें शामिल किया गया है। स्ट्राम जेड के जरिए रूस पूर्वी हिस्से में बड़ा हमला करने की योजना पर काम कर रहा है। यूक्रेन के आर्मी ऑफिसर्स के मुताबिक स्ट्राम जेड बनाने के 2 मकसद हो सकते हैं। पहला, न्यूक्लियर हमले या किसी सीक्रेट मिशन के लिए एक अलग यूनिट, और दूसरा सैनिकों की कमी को पूरा करना। ज़ेलेंस्की का प्लान भले ही सीक्रेट है, लेकिन इतना तो जाहिर हो चुका है कि यूक्रेन रूस को बड़ा जख्म देने की तैयारी कर चुका है और जल्द ही उसकी शुरुआत होगी। कोशिश यही है कि अगली बर्फबारी से पहले युद्ध का नतीजा निकल सके। कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की अब मन बना चुके हैं कि या तो यूक्रेन जीत हासिल करेगा या फिर सरेंडर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन के वॉर जोन की हरारत ने न्यूक्लियर जंग का पारा चढ़ा दिया है। हालांकि न्यूक्लियर बारूद कहीं भी सुलग कर विनाश ला सकता है, लेकिन ऐसा होने की आशंका कम हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर का एक सेंटर फिक्स कर दिया है, और जिस देश को सेंटर बनाया गया है उसकी पृष्ठभूमि में नेटो का विस्तार है। पुतिन के एटॉमिक वेपन्स का ये केंद्र है बेलारूस, जहां से पुतिन इस जंग में अपना पहला न्यूक्लियर वेपन फायर करेंगे। आखिर क्या है बेलारूस के इस्तेमाल का गणित, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। महाविनाश की आशंका से दुनिया के सबसे ताकतवर सैन्य अलायंस के केंद्र में दहशत है, और इस दहशत का काउंटडाउन उसी वक्त शुरू हो चुका था जब नेटो मेंबर्स का आंकड़ा 30 से 31 हुआ।
यानी रूस के रुख से वाकिफ नेटो ने जानबूझकर जैसे ही फिनलैंड को बेबस बनाया, वैसे ही क्रेमलिन ने बदला लेने के लिए कदम आगे बढ़ा दिया और उस लाल रेखा पर रूस ने महाविनाश का बिगुल बजा दिया, जहां से नेटो हेड ऑफिस तक इस बिगुल की गूंज साफ सुनी जा सकती है। और ये लाल रेखा है बेलारूस बॉर्डर। आपने बिल्कुल सही सुना, बेलारूस, वो देश जिसे रूस के प्रेसिडेंट पुतिन अपने न्यूक्लियर वेपन्स डिपो के रूप में इस्तेमाल करेंगे, और इस पर बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको को कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेलारूस में एटॉमिक हथियारों की तैनाती का मतलब लुकाशेंको के लिए एक तरह का पुरस्कार है, जो रूस के नेतृत्व को स्वीकार करने के बदले उसे मिलने जा रहा है। हालांकि नए इंफ्रास्ट्रक्चर में न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती जुलाई तक होगी, लेकिन अहम बात यह है कि एटमी जंग का केंद्र बेलारूस बनाने के पीछे पुतिन का मकसद क्या है। न्यूक्लियर विनाश का सेंटर अब बेलारूस का टेरर, और पुतिन का मकसद भी बेलारूस को टेरर का केंद्र बनाकर दुनिया पर दबाव बनाना है। यही वजह है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने बदला नीति के तहत पहला कदम उठा लिया है, जिसमें टारगेट भी तय हो चुके हैं। ये टारगेट है बाल्टिक स्टेट के देश लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और पोलैंड, जो बेलारूस में तैनात न्यूक्लियर वेपन्स के सीधे टारगेट पर होंगे। यानी प्रेसिडेंट पुतिन नेटो को एक तरह से जवाब दे रही है, उस नेटो को जिसने फिनलैंड को रूस के सख्त रुख के बावजूद न सिर्फ मेंबर बनाया, बल्कि रूस की सीमा तक नेटो फोर्स के एक्सेस का रास्ता साफ कर दिया। और ये मौजूदा स्थिति पर हुआ विशेषज्ञों का कोई विश्लेषण नहीं है, बल्कि क्रेमलिन का खुल्लम खुल्ला ऐलान। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के मुताबिक वेस्टर्न कंट्रीज बेलारूस में रूस के सामरिक हथियारों की तैनाती और भंडारण सुविधा निर्माण पर तीखी प्रतिक्रिया दे रही है, लेकिन यूरोप में अमेरिका के न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती को भूल रही है। ये समय बेलारूस में हथियार तैनाती का है और इसकी जरूरत भी है। जरूरत का मतलब साफ है कि फिनलैंड को नेटो की सदस्यता मिलने से रूस और बेलारूस के लिए संकट बढ़ गया है, जिसका जवाब रूस न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती से दे रहा है। वहीं यूरोपियन देशों को न्यूक्लियर तैनाती पर दिए बयान का एक और मतलब ये है कि बेलारूस एक मॉडल है। अब रूस हर उस देश में न्यूक्लियर वेपन्स तैनात कर सकता है जो रूसी अलायंस में अमेरिका और नेटो के खिलाफ लड़ने को तैयार है। एक पश्चिमी विशेषज्ञ डॉक्टर फ्रैंक लिडविस का दावा है कि बेलारूस का इस्तेमाल रूस एक टर्मिनल के तौर पर कर सकता है। हालांकि इस टर्मिनल के इस्तेमाल की शर्त क्रीमिया को खोना बताया गया है और इसी स्थिति में न्यूक्लियर जंग का संकट भी खड़े होने का दावा है। मतलब ग्लोबल एटमी जंग का सेंटर पॉइंट भले ही बेलारूस को बनाया जाएगा, लेकिन इस सेंटर पॉइंट का इस्तेमाल तब होगा जब क्रीमिया रूस के हाथ से निकल जाएगा। यानी इस अनुमान में नेटो के बढ़ते दायरे का जिक्र नहीं है, लेकिन पश्चिमी विशेषज्ञ भी गुप्त रूप से स्वीकार करते हैं कि रूस अब अमेरिका जैसी रणनीति के तहत ही न्यूक्लियर तैनाती की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसीलिए बेलारूस में आधारभूत ढांचे के निर्माण का काम तेज हो गया है। तैनाती के लिए रूस ने भी न्यूक्लियर हथियारों का चुनाव कर लिया है। इसके अलावा बेलारूस में तैनात रूसी जेट्स न्यूक्लियर वेपन से लैस हैं और बेलारूस नेटो बॉर्डर पर रक्षात्मक उपाय में भी लग गया है। कहने का मतलब यह है कि बेलारूस को इस समय एक मॉडल के रूप में तैयार किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी वॉर ब्रेकिंग न्यूज। वोलोदार में फ्रंट लाइन पर यूक्रेन की एयर स्ट्राइक। यूक्रेन एयरफोर्स ने फाइटर जेट से दागी मिसाइलें, मिग-29 और सू-25 से किया ये बड़ा हमला। हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान होने की खबर भी सामने आई है। ये देखिए वोलोदार की तस्वीरें, जहां पर मिग-29 और सू-25 से हमला किया गया। यूक्रेन ने ये बड़ा हमला किया है। सू-25 और मिग-29 से हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान होने की खबर भी सामने आ रही है।
युद्ध में नेटो के घातक टैंक उतर चुके हैं। ये टैंक रूस की पोजीशन पर धावा बोलने वाले हैं, लेकिन पुतिन ने इसे खत्म करने का मुकम्मल प्लान बना लिया है। पुतिन ने न सिर्फ टैंक हंटर ब्रिगेड तैयार कर ली है, बल्कि नेटो के टैंक की कब्र खोदने वाले सैनिक को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान भी कर दिया है। पुतिन के इस वॉर ऑफर से कीव और वॉशिंगटन में टेरर फैल गया है। सवाल यही है कि अब नेटो क्या करेगा? क्या वो अपने टैंक बचा पाएगा? लेपर्ड उड़ाओ, इनाम पाओ। अब्राम्स को मारो, बड़ा अवार्ड पाओ। चैलेंजर को किया खत्म तो मिलेगी बड़ी रकम। युद्ध के मैदान में पुतिन का बम्पर ऑफर। एकदम सही सुना आपने, यह पुतिन का वॉर ऑफर है। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण टैंक युद्ध शुरू होने जा रहा है। एक तरफ होंगे पश्चिमी देशों के टैंक और दूसरी तरफ रूस के टैंक। दोनों देश एक दूसरे को खत्म कर देने वाला बारूदी मिशन लॉन्च करने वाले हैं। जर्मनी के लेपर्ड टैंक और ब्रिटेन के चैलेंजर टैंक वॉर ग्राउंड पर उतर चुके हैं। अमेरिका का अब्राम्स भी यूक्रेन की तरफ से जंग लड़ने आ रहा है। पुतिन को अगर जंग जीतनी है तो नेटो के घातक टैंकों को खत्म करना होगा। यह बात पुतिन से बेहतर कोई नहीं जानता। इसीलिए उन्होंने नेटो टैंकों की कब्र खोदने के लिए महा मिशन लॉन्च कर दिया है। पुतिन ने अपने सैनिकों के लिए ऑफर का ऐलान किया है। जो जवान नाटो के टैंक का खात्मा करेंगे उन्हें भारी भरकम इनाम दिया जाएगा। जी हां, यही सत्य है। यह इनाम पुतिन सरकार नहीं बल्कि रशियन बिजनेसमैन देंगे। बिजनेसमैन के ग्रुप ने ऐलान किया है, अगर रूस का कोई एक सैनिक एक अमेरिकी अब्राम्स को तबाह करेगा तो उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। एक दूसरी कंपनी ने घोषणा की है कि जो सैनिक अब्राम्स या लेपर्ड टैंक को ढेर करेगा उसे कंपनी 50 लाख रुपए का अवार्ड देगी। अगर वही सैनिक फिर अब्राम्स या लेपर्ड को ढेर करता है तो उसे हर टैंक मारने पर 5 लाख रुपए की रकम दी जाएगी। रूसी कारोबारियों के इस वॉर ऑफर से पुतिन पलटन का जोश हाई हो गया है। इस इनाम को पाने के लिए वो विध्वंसक जंग छेड़ने वाले हैं। आने वाले वक्त में यूक्रेन की जंगी जमीन पर नेटो टैंक का कब्रिस्तान बनना तय है। इसकी वजह सिर्फ वॉर ऑफर नहीं बल्कि पुतिन की विनाशक स्ट्रैटेजी भी है। रूस ने टैंक किलर और टैंक हंटर नाम के सैनिकों का स्पेशल ग्रुप तैयार कर लिया है। सेना की इन दोनों टुकड़ियों में हजारों सैनिक शामिल हैं जिन्हें कई महीनों से नेटो के टैंक्स को तबाह करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। यह मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर सेंट्रल रूस के निज़नी नोवगोरोद में चल रहा है। ट्रेनिंग सेंटर के हेड एवगेनी अरीफुलिन ने ऐलान किया है कि रूस के रक्षा मंत्रालय के आदेश के बाद हम जवानों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। रूसी सेना अब्राम्स, लेपर्ड और चैलेंजर टैंक के बारे में स्टडी कर चुकी है। हम इनकी ताकत और कमजोरी को जानते हैं और उसी के मुताबिक सैनिकों को ट्रेन कर रहे हैं। नेटो के टैंक्स को ध्वस्त करने के लिए न सिर्फ रूसी जवान रेडी हैं, बल्कि पुतिन ने कई ऐसे एंटी टैंक हथियार बना लिए हैं जो पश्चिमी देशों के टैंक का नामो निशान मिटा देंगे। इस मानव रहित वेपन को देखिए। पहले टैंक को ढूंढा, फिर मिसाइल से उसे तबाह कर दिया।
रूस ने इस हथियार को खास तौर पर नेटो टैंक का शिकार करने के लिए बनाया है। रिमोट से चलने वाला यह हथियार लेपर्ड, चैलेंजर और अब्राम्स जैसे घातक टैंक को चुन चुन कर खत्म करेगा। इसके वार से बचना असंभव है। इतना ही नहीं, नेटो के टैंक का काम तमाम करने के लिए पुतिन ने अपने एंटी टैंक वेपन मार्कर को अपग्रेड कर दिया है। अपडेशन के बाद मार्कर बहुत ही घातक हो गया है। मार्कर मानव रहित एंटी टैंक वेपन है। अब रूस ने इसमें नेटो टैंक का डेटा फीड कर दिया है। इसी एंटी टैंक मिसाइल से लैस कर दिया गया है। इसमें हाईटेक सेंसर लगा दिए गए हैं। सेंसर नेटो के टैंक को न सिर्फ डिटेक्ट करेगा बल्कि उन पर ऑटोमेटिक अटैक करेगा। रूस ने इसे लेपर्ड, अब्राम्स और चैलेंजर टैंक को खत्म करने के लिए अपग्रेड किया है। मतलब ये कि रूस के सैनिक रेडी हैं, टैंक हंटर और टैंक किलर तैयार हैं, घातक हथियार मैदान में उतर चुके हैं। ऊपर से इनाम का बड़ा और लुभावना ऑफर आ चुका है। अब विध्वंस शुरू होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बाखमुत के जंगी मैदान का सबसे लेटेस्ट वीडियो सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर, वागनर ग्रुप ने यूक्रेनी सैनिकों पर की है बम वर्षा। एक ही इलाके में किए कई धमाके। वागनर को यूक्रेनी सैनिकों के छिपे होने की मिली थी खबर। यूक्रेन के बाखमुत में महाविनाश अपने चरम पर है। दोनों तरफ से विध्वंसक वार हो रहे हैं। पुतिन ने बाखमुत को नेस्तनाबूद करने की कसम खा ली है तो ज़ेलेंस्की भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन अब पुतिन ने बाखमुत के लिए ऐसा प्लान बनाया है जिसमें रूस की फौज ने बाखमुत को पूरी तरह से फना करने की कसम खा ली है। पुतिन के इस खौफनाक प्लान से यूक्रेन से लेकर पेंटागन भी दहशत में है। कैसे क्रेमलिन के ऑर्डर के बाद बाखमुत राख का ढेर बन गया है, इस स्पेशल रिपोर्ट में आप भी देखिए। बाखमुत की जंग में रूस करेगा अपने ब्रह्मास्त्र से अग्निवर्षा। बाखमुत की जंग में रूस करेगा विश्व विजयी अस्त्र से प्रहार। बाखमुत की धरती कांपेगी, रूस करने वाला है फाइनल असॉल्ट। यूक्रेन की जीत के मंसूबे नेस्तनाबूद। बाखमुत लगभग रूस का हो गया। बाखमुत के जमीन पर जीत हासिल करने की भीषण जंग छिड़ी है। बाखमुत को रूस और यूक्रेन ने वर्चस्व की लड़ाई मान लिया है। पश्चिमी देशों के मना करने के बावजूद ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर बाखमुत से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ज़ेलेंस्की को अंदाजा नहीं था कि बाखमुत में पुतिन जो प्रहार करने वाले हैं वो यूक्रेन को इस लड़ाई में कहीं पीछे धकेल देगा। बाखमुत में पुतिन के फाइनल असॉल्ट के कई ऐसे फैक्टर हैं जिनसे साबित हो गया है कि अब यूक्रेन के लिए बाखमुत में जीत हासिल करना लगभग नामुमकिन है, जिसकी तस्दीक अब खुद यूक्रेन के मिलिट्री जनरल कर रहे हैं। पुतिन ने प्रण कर लिया है कि वो बाखमुत की जमीन को पूरी तरह से दहला देंगे। यूक्रेनी ग्राउंड फोर्स के कमांडर जनरल ओलेक्जेंडर सिर्स्की ने दावा किया है कि रूस ने अब बाखमुत में स्ट्रैटेजी पूरी तरह से बदल दी है और ये रणनीति बाखमुत को खंडहर बनाने की है।
रूस बाखमुत में इमारतों पर बड़ी एयर स्ट्राइक करेगा। आर्टिलरी से यूक्रेन की ऊंचाई वाले ठिकानों पर टारगेट होगा। बाखमुत के यूक्रेनी एयर डिफेंस को टारगेट किया जाएगा। इसी रणनीति का इस्तेमाल रूस ने सीरिया में किया था। यूक्रेनी जनरल के दावों की पुष्टि करती अब कुछ तस्वीरें देख लीजिए। यूक्रेनी पोस्ट के ठीक पास रूस ने एक इमारत पर मिसाइल से हमला किया। इसी तरह रूसी फौज लगातार बाखमुत में बड़ी एयर स्ट्राइक कर रही है। इस तरह के हमलों से रूस ने बाखमुत में यूक्रेन को बेदम कर दिया है। अब देखिए बाखमुत में पुतिन की लगभग पक्की होती जीत का एक और प्रमाण। रूस ने जंग में अपने शस्त्रागार का सबसे विध्वंसक हथियार उतार दिया है। वो है फादर ऑफ ऑल बॉम्ब। यह दावा भी किसी और ने नहीं बल्कि यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स के प्रवक्ता यूरी इग्नात ने किया है। रूस अब फादर ऑफ ऑल बॉम्ब से अटैक कर रहा है। रूस का विनाशकारी बॉम्ब जीपीएस और विंग से लैस है। रूस बाखमुत फ्रंटलाइन पर 500 किलोग्राम के बम से अटैक कर रहा है। रूस ने 1500 किलोग्राम के बम का भी ऑर्डर दे दिया है। यूक्रेनी एयर डिफेंस को भेदने के लिए रूस विध्वंसक हमले कर रहा है। बाखमुत की तस्वीरें इस बात का सबूत है कि बाखमुत में रूस बहुत आगे निकल चुका है। बाखमुत की रिपोर्ट्स इस बात का प्रमाण है कि रूस को बाखमुत में जीत लगभग पक्की होती दिख रही है। बाखमुत का सच खुद अपनी गवाही दे रहा है कि यूक्रेन बाखमुत में हार रहा है। बाखमुत को लेकर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को पहले ही अलर्ट कर दिया था। जेलेंस्की को अमेरिका और यूरोप ने पहले ही रेड सिग्नल भी दे दिया था, लेकिन जेलेंस्की थे कि अपनी जिद पर अड़े रहे। क्या जेलेंस्की ने अपने अहंकार की वजह से अपने हजारों सैनिकों को जंग की आग में झोंक दिया? आखिर क्यों पश्चिमी देशों के मना करने के बावजूद जेलेंस्की बाखमुत से पीछे नहीं हटे? अब इन तस्वीरों को देखिए, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर यूक्रेनी फौज किन हालात में रूस और वैगनर के लड़ाकों से लोहा ले रही है। इस तरह खंडरों में छुप छुप कर अपनी जान बचाते यूक्रेनी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। इन यूक्रेनी सैनिकों पर सामने से हमला कर रहे हैं रूसी फौज और वैगनर के लड़ाके। जरा सोचिए, क्या इन हालात में यूक्रेनी फौज की जीत हो सकती है? दुनिया को दिख रहा है, लेकिन शायद जेलेंस्की को समझ नहीं आ रहा। अब आपको दिखाते हैं बाखमुत में रूस की जीत का एक और विश्वसनीय सबूत। तस्वीरें और रिपोर्ट्स गवाही दे रही हैं कि बाखमुत में रूस की जीत तय है। और अब तो ब्रिटेन का रक्षा मंत्रालय भी दावा कर रहा है कि बाखमुत में रूस जीत की ओर बढ़ रहा है। रूसी फौज और वैगनर ने बाखमुत पर बढ़त बना ली है। रूसी एयरबोर्न ट्रूप्स ने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। बाखमुत का नदी के पश्चिमी किनारे पर रूस का कब्जा हो गया है। यूक्रेन का 0506 सप्लाई रूट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। टाउन सेंटर और कई इमारतों पर रूसी फौज बैठी हुई है। इसके अलावा अमेरिकी थिंक टैंक ISW ने भी दावा किया है कि रूसी फौज लगातार आगे बढ़ रही है और सेंट्रल बाखमुत में तो रूस को रोकना बेहद मुश्किल है। दुनिया कह रही है, दुनिया भर के सबूत हैं, लेकिन जेलेंस्की को भरोसा है कि बाखमुत में जीत यूक्रेन की होगी। जबकि हकीकत यह है कि बाखमुत की जंग में विनाशकारी हथियारों से पुतिन ने जीत का मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
चीन के राष्ट्रपति वॉर मोड में आ गए हैं। ड्रैगन ताइवानी राष्ट्रपति के अमेरिकी दौरे से इतना आक्रोशित हुआ है कि ताइवान पर हमले का 3 दिन का युद्धाभ्यास लॉन्च कर दिया। वॉर ड्रिल खत्म हुई तो घातक हथियारों की तैनाती कर ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद जिनपिंग ने जो ऐलान किया उसने तीसरे विश्व युद्ध की मुनादी कर दी है। चीन के ऐलान के बाद अमेरिका टेंशन में आ गया है, लेकिन बाइडेन के साथ सबसे बड़ा खेल फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने किया। ये वो गेम है जिससे ताइवान को लेकर अमेरिका और यूरोप में बड़ी फूट पड़ गई है। ये युद्ध नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं। यह सिर्फ युद्धाभ्यास नहीं, बल्कि तीसरे विश्व युद्ध का ऐलान है। यह सिर्फ ताइवान पर ही नहीं, बल्कि अमेरिका को तबाह करने की वॉर प्रैक्टिस है। चीन भी अब वॉर मोड में आ गया है। ये तस्वीरें यही प्रमाण पेश कर रही हैं। जिनपिंग की सेना ने 3 दिनों तक ताइवान के पास वॉर प्रैक्टिस कर कुछ इस तरह महायुद्ध की बुनियादी कर दी। पीएलए ने ताइवान के बेहद करीब जॉइंट स्वॉर्ड नाम से युद्धाभ्यास किया। इस दौरान जल, थल और नभ से ताइवान पर आक्रमण की विध्वंसक प्रैक्टिस की गई। ड्रिल के तहत चीनी सेना ने ताइवान को घेरने का पूर्वाभ्यास किया। चीन की फौज ने एक्सरसाइज के दौरान जो कुछ किया, जिस तरह की बारूदी बारिश हुई, उससे जिनपिंग के खतरनाक इरादे का खुलासा हो गया। 3 दिनों तक चली वॉर एक्सरसाइज के दौरान चीन के 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और 27 वॉरशिप ने ताइवान पर अटैक की प्रैक्टिस की। हैरानी की बात यह है कि इनमें से 110 चीनी फाइटर जेट ने ताइवान के एयर स्पेस में घुसकर उसे तबाह करने की सीधी धमकी दे डाली। इस वॉर एक्सरसाइज में चीन का घातक बॉम्बर H-6K भी शामिल हुआ। न सिर्फ शामिल हुआ, बल्कि मिसाइलों की बारिश भी की। जिनपिंग यही नहीं रुके, उन्होंने ताइवान के पास समंदर में अपने शैंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर को भी भेज दिया। शैंडोंग ने भी ताइवान को खत में रहने की फाइनल वार्निंग दी। एक्सरसाइज खत्म हुई तो जिनपिंग ने जो कुछ कहा उसने तीसरे विश्व युद्ध पर मुहर लगा दी। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर ऐलान किया कि पीएलए ने जॉइंट स्वॉर्ड नाम से ताइवान पर हमले की जो वॉर प्रैक्टिस की है, वो ताइवान और अमेरिका दोनों के लिए कड़ी चेतावनी है। अगर दोनों देश उकसावे की कार्रवाई से बाज नहीं आए तो चीन अपनी सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के लिए ताइवान पर अटैक करने में देर नहीं करेगा। चीन ने सिर्फ चेतावनी और युद्धाभ्यास ही नहीं किया, बल्कि उसने ताइवान की घेराबंदी कर दी है। चीन के सरकारी मीडिया का दावा है कि पीएलए ने ताइवान के चारों तरफ लंबी दूरी के रॉकेट, तोप, डिस्ट्रॉयर्स, मिसाइल बोट्स, फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स और जैमर तैनात कर दिए हैं। जिनपिंग के एक साथ कई युद्धक कदम से महायुद्ध का ताइवान फ्रंट जल्द खुलने की आशंका बढ़ गई है। दुनिया पर 3rd वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडराने लगा है। चीन की तैयारी पूरी है। वो किसी भी वक्त ताइवान पर विध्वंसक धावा बोल सकता है। जिनपिंग ताइवान के राष्ट्रपति के अमेरिकी दौरे से बेहद भड़के हुए हैं। इसके अलावा अमेरिका ने साउथ चाइना सी में युद्धपोत भेज दिए हैं। इससे लाल सुल्तान का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। लिहाजा अब वो तबाही का ताइवान ट्रिगर दबाने वाले हैं। इन सब के बीच ताइवान को लेकर अमेरिका और यूरोप में फूट पड़ गई है। बीजिंग का दौरा कर लौटे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा, ताइवान पर यूरोप को अमेरिका की पॉलिसी पर नहीं चलना चाहिए। अमेरिकी एजेंडे पर चलने से इमेज ठीक नहीं बनेगी।
यूरोप को ताइवान संघर्ष में शामिल होने से बचना चाहिए। यूक्रेन जंग की वजह से यूरोप बहुत बड़े संकट में फंस गया है। यूरोप को अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। जाहिर है फ्रांस समेत यूरोप के कई बड़े और ताकतवर देश ताइवान के मसले पर अमेरिका के साथ नहीं है। ताइवान पर अमेरिका अलग थलग पड़ सकता है। यही वजह है जिनपिंग ताइवान तबाही का बटन दबाने जा रहे हैं। मौका और माहौल दोनों मुफीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ईरान में हिजाब के खिलाफ ऐसी क्रांति उठी जिसने लाखों लोगों को सड़क पर ला दिया। सरकारी एक्शन में सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन ईरानी हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्लामिक रूल का हवाला देकर अब हिजाब पर नियम और सख्त कर दिए गए हैं। अब ईरान में CCTV से महिलाओं की निगरानी होगी और हिजाब न पहनने वाली महिलाओं को सजा दी जाएगी। ईरान से आई इन तस्वीरों से ईरान का पूरा निजाम हिल गया था। ईरान से आई इन चीख पुकार से ईरान की पूरी हुकूमत हिल गई थी। ईरान से उठी एक एक महिला की आवाज ने इतिहास में सबसे बड़ी क्रांति को जन्म दिया था। लेकिन ईरान की हुकूमत ने दिखा दिया कि वो ना तो बदली है और ना बदलेगी। हिजाब न पहनने पर नया कानून बना दिया। हिजाब न पहनने पर 49 लाख का जुर्माना लगा दिया। हिजाब न पहनने पर सरेआम महिलाओं को पीटा गया। इससे भी ईरानी निजाम का मन नहीं भरा तो अब CCTV का सहारा लिया जाएगा। ईरान में सार्वजनिक जगहों पर CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। हिजाब न पहनने वाली महिलाओं की पहचान कर सजा दी जाएगी। नियम का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी दी जाएगी। 16 सितंबर 2022 को महसा अमीनी के मौत के बाद से दुनिया भर के मानवाधिकार संगठन इस बेरहम और निरंकुश शासन के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन ईरान की सरकार ने ठान लिया है कि वो अपने रुख में बदलाव नहीं करेगी। यही वजह है कि अब ईरान की महिलाओं ने ईरान को रहने लायक ही नहीं समझा। हर साल 15,000 महिलाएं ईरान छोड़ने के लिए अर्जी लगाती हैं। हिजाब अनिवार्य करने पर 2 साल में ईरान में 855 ऑफिस बंद हुए। पिछले 5 साल में सरकार के विरोध पर 72,000 केस दर्ज हुए। पढ़ाई करने वाली महिलाएं 50% हैं, लेकिन काम में भागीदारी सिर्फ 17% है। अनिवार्य ड्रेस कोड के नियम के खिलाफ महिलाओं ने देश भर के मॉल, रेस्टोरेंट्स, दुकानों और सड़कों पर विरोध किया। इनमें अब तक 517 लोग मारे जा चुके हैं। सरकार ने सिर्फ 117 लोगों के मारे जाने की बात कबूल की है। इतना कुछ होने के बाद भी ईरान की सरकार टस से मस नहीं हुई। 43 साल पुरानी इस्लामी क्रांति का हवाला देकर अब भी महिलाओं पर जुल्म ढाए जा रहे हैं और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 122 करोड़, ये इतनी बड़ी रकम है जिसके जरिए इंसान महंगी से महंगी चीज खरीद सकता है, चाहे वो आलिशान विला हो, लग्जरी कारें हो या फिर डायमंड गोल्ड की ज्वेलरी, वो भी इक्का दुक्का नहीं बल्कि अच्छी खासी तादाद में। मगर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि UAE में एक शख्स ने 122 करोड़ रुपए का सिर्फ एक नंबर खरीदा, वो भी अपनी कार के लिए। आखिर कौन है वो धन कुबेर जिसने एक नंबर प्लेट के लिए पानी की तरह पैसा बहाया? आप भी देखिए। दुबई के 5 सितारा होटल में मंच सजा। बड़े बड़े रईस एक ऑक्शन में हिस्सा लेने आए और पहली बोली की शुरुआत ही 1.5 करोड़ दिरहम से हुई। करीब 33 करोड़ हिंदुस्तानी रुपए से शुरू हुई बोली 5.5 करोड़ दिरहम पर जाकर थमी। आइए जानते हैं इस भारी भरकम रकम को हिंदुस्तानी रुपए से जोड़ें तो ये कितनी होगी। 122 करोड़ 61 लाख 74,700 रुपए। UAE के गुमनाम शख्स ने इतनी बड़ी रकम सिर्फ एक नंबर प्लेट के लिए खर्च की और वो VVIP नंबर था P7। हैरानी इस बात की है कि 122 करोड़ रुपए की कीमत वाली दुनिया में कोई कार भी मौजूद नहीं है।
और वैसे इस रकम के अंदर लग्जरी कारों का पूरा काफिला कोई भी खरीद सकता है। ऐसे में महज एक नंबर प्लेट के लिए 122 करोड़ खर्च करना होश फाख्ता करने जैसा है। मगर यूएई में हुए एक ऑक्शन में किसी गुमनाम शख्स ने इतनी बड़ी रकम नंबर प्लेट के लिए खर्च की। जानते हैं क्यों? इंसानियत के लिए, रमजान के महीने में लाखों लोगों का पेट भरने के लिए। दरअसल यूएई के प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने 1 बिलियन मील एंडोमेंट नाम से एक कैंपेन शुरू किया, जिसका मकसद दुनिया का सबसे बड़ा रमजान फूड फंड जुटाना था। इसके लिए कारों के वीवीआईपी नंबर प्लेट के लिए बोली लगाई गई, जिसमें एक शख्स ने 122 करोड़ रुपए खर्च कर P7 नंबर को खरीदा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतनी रकम खर्च करने के बाद भी उसने अपनी पहचान गुप्त रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।